कक्षा 12 के छात्रों के लिए भूगोल विषय में अध्याय संख्या 22 नियोजन और सतत विकास में शिक्षण बिंदु आता है मनरेगा। आज हम इस वीडियो में मनरेगा योजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं मनरेगा का नाम किस आधार पर रखा गया, इसका शब्द विस्तार क्या है। तो मनरेगा का शब्द विस्तार है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया। और मनरेगा नाम एक उसकी घोषणा हुई 30 तारीख को, और ये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया 31 दिसंबर 2009 को। हम बात करते हैं नरेगा की। NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह है नरेगा का फुल फॉर्म। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करते हैं कि नरेगा जो योजना है वह योजना भारत की संसद द्वारा अगस्त 2005 में बनाई गई थी, और ये योजना 7 सितंबर सन 2005 से गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अमल में आई। इस योजना के पीछे एक व्यक्ति जिनका विशेष योगदान है उनको हम नहीं भूल सकते, वो है जाम द्रेज, जो बेल्जियम में जन्मे थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री हैं। उनके सुझावों को इस योजना में शामिल किया गया। यह योजना तत्कालीन यूपीए सरकार की योजना है। यूपीए यानी कि इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनके समय में यह योजना बनाई गई। यह विश्व की पहली योजना है जो मांग आधारित रोजगार प्रदान करती है। एक अनूठी योजना जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मांग आधारित रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी सन 2006 से हुई। बांदावाली जिला है आंध्र प्रदेश में, और उसका गांव है अनंतपुर, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और उसी दिन से पूरे देश के अति पिछड़े 200 जिलों में यह योजना शुरू की गई। उन 200 जिलों में से हमारे राज्य राजस्थान के भी 6 जिले शामिल किए जाते हैं। ये 6 जिले थे, 4 तो दक्षिणी राजस्थान के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर। एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का झालावाड़ जिला, और एक करौली। इन 6 जिलों में भी 2 फरवरी 2006 से ही ये नरेगा योजना शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं नरेगा योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना बनाई गई, इसके बारे में हम जाने। इस योजना का जो पहला उद्देश्य हम देखें तो पाएंगे कि ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये योजना अमल में लाई गई थी। ग्रामीण लोगों के पास रोजगार कम होने की वजह से क्रय शक्ति कम थी, और क्रय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाने का एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य हम देखते हैं कि ग्रामीणों को अर्ध कौशल पूर्ण या बिना कुशलता के कार्य उपलब्ध कराने के लिए, और उसमें भी बीपीएल या एपीएल की कोई शर्त नहीं रखी गई, उसका कोई भेद नहीं, यानी सभी लोगों को, जो इच्छुक लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उन सभी को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। एक इसका उद्देश्य ये रखा गया कि वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, उस अवधि में प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाए, मजदूरी उपलब्ध कराई जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए,
और साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि पंचायत राज व्यवस्थाओं का भी सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। इन मुख्य मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह योजना अमल में लाई गई। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नरेगा योजना बनाई गई। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी हटाने के लिए और रोजगार देने के लिए सांविधिक रूप से संविधान में एक कानून बनाकर, विधान बनाकर एक रोजगार की गारंटी दी गई। ऐसा विश्व में ये कार्य करने वाला भारत पहला देश है। इस योजना के मुख्य मुख्य प्रावधानों को हम देखते हैं। मुख्य प्रावधानों में यदि बिंदुवार हम देखें तो पहला बिंदु लेते हैं कि इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो, उसको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी जाती है। दूसरा बिंदु लेते हैं कि रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी देने के लिए ये अधिनियम बनाया, ये प्रावधान इसका है, तो उसमें व्यक्ति कब कार्य करे, तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है। जब भी उसको समय मिले वो ग्राम पंचायत कार्यालय में जाए और ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर एक साधारण कागज पर एक निर्धारित प्रारूप में ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन करे। आवेदन करने के तत्पश्चात उसको 15 दिवस के भीतर उसको कहीं न कहीं रोजगार के लिए कार्य उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि उसको कार्य उपलब्ध करवाने में ग्राम पंचायत असमर्थ है तो वह श्रमिक पात्र हो जाता है बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का, और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करेगा उसकी राशि का वहन करेगी संबंधित राज्य सरकार। तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि व्यक्ति को इसमें मजदूरी की दर क्या मिलेगी। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि श्रम आयुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर या फिर भारत सरकार द्वारा अधिनियमित की गई दर, उससे कम राशि नरेगा श्रमिकों को नहीं मिलेगी। चौथा इसमें प्रावधान किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत में वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके पास जॉब कार्ड हो। पांचवा बिंदु हम देखें तो हमें जानकारी होती है कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की ठेकेदारी प्रथा प्रचलित नहीं है, यानी किसी भी कार्य के लिए ठेका देने की सुविधा नहीं है। छठा बिंदु, जितना भी कार्य किया जाएगा वो सारा का सारा मानवीय श्रमिकों के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा संचालित होगा, ना कि किसी प्रकार की मशीनों के द्वारा। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा के लिए, उनके प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक उपचार पेटी होगी। यदि कहीं कार्य करते समय उनको कहीं चोट लग जाती है या और कोई परेशानी हो जाती है तो उसके लिए प्राथमिक पेटी का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों के पास, जिनके पास छोटे शिशु होते हैं, उनके लिए वहाँ झूला वगैरह की व्यवस्था हो, पालनाघर की झूला की व्यवस्था हो, उन बच्चों को रखने के लिए कोई छाया बनी हुई हो, श्रमिकों को रेस्ट करने के लिए छाया का प्रावधान भी है। और इसमें उन श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान है। यहाँ तक कि झूला घर भी, बच्चों के लिए झूला घर भी बनाया जाना चाहिए। एक इसमें प्रावधान किया गया है कि कार्य करते समय यदि कोई श्रमिक स्थायी अपंगता को प्राप्त हो जाए या कार्यरत मनरेगा श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको 25,000 बतौर हर्जाना दिया जाएगा। इस योजना में अगला प्रावधान यह है कि इसमें जो कार्य की में सहभागिता है उसमें महिलाओं का 33% होना अनिवार्य है। लेकिन धातव्य बिंदु यह है कि इसमें SC और ST को वरीयता तो दी जाती है, लेकिन उनके लिए इस कार्य में कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के मुख्य मुख्य प्रावधान इस योजना में रखे गए। इस योजना की कार्य योजना क्या है? इस योजना की कार्य योजना को हम पढ़ते हैं। यह मनरेगा योजना शुरू होने से पूर्व इसके
शुरू होने से पूर्व 2 योजनाएं संचालित थी, NFFWP यानी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और दूसरा था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों कार्यक्रमों को इस योजना में समन्वित कर दिया गया था। नरेगा योजना में अब कार्य दिवस भी 100 से बढ़ाकर 150 दिन, 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। इसमें महिलाओं के लिए 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। SC और ST और BPL लोगों को कार्य में वरीयता दी जाती है, लेकिन उनका कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों में हम देखते हैं कि वृक्षारोपण, वानिकी, सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण यानी स्थायी परिसंपत्ति निर्माण, जिनमें सड़क निर्माण है, जोहड़ निर्माण, तालाब निर्माण, भूमि के विकास के लिए योजनाएं, बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम, परंपरागत जो जल स्रोत हैं, जोहड़ है, टांका, नाड़ी, तालाब, उनका पुनर्निर्माण करना, जल के संरक्षण के कई उपाय करना, बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम और जल ग्रहण कार्यक्रम, सूखा फ्रॉफिंग इत्यादि कार्य करने के साथ साथ आजकल जैसे किसानों के जो मेड़बंदी होती है उसके लिए भी कार्य किए जाते हैं। कई प्रकार के इसमें कार्य शामिल किए जाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण से लेकर गाँव में स्थायी परिसंपत्ति निर्माण के लिए भी इसे नरेगा योजना के द्वारा ऐसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। 2014-15 के वित्तीय वर्ष को हम देखेंगे तो हमें जानकारी होती है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत में 48 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था नरेगा योजना के तहत। इनमें 55.26% महिलाएं शामिल थी और 17.74% अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे और 22.28% अनुसूचित जाति के लोगों ने रोजगार प्राप्त किया था। इस तरह से इस योजना के आंकड़ों को हम देखते हैं, इसकी उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है कि इस योजना के द्वारा समाज में जो वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, SC हैं, ST हैं, उनको भी रोजगार में एक खासा मुकाम, एक बढ़िया अवसर मिला है। उससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। तत्पश्चात हम देखते हैं इस योजना में वित्त का प्रबंधन। वित्त प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले अकुशल मजदूरी का 100% वहन केंद्र करता है और निर्माण कार्य में जो सामग्री लागत होती है उसका 75% खर्च का वहन भी केंद्र सरकार करती है। साथ ही केंद्र द्वारा जो वहन किया जाता है वो प्रशासनिक खर्च, इस कार्य योजना में प्रशासनिक खर्च आता है, उसका कुल लागत का तय किया गया प्रतिशत भी केंद्र सरकार वहन करती है। राज्यों का अंश हम देखें तो हम देखते हैं कि राज्यों का अंश में यदि कोई श्रम के लिए आवेदन करता है और उसको 15 दिन में श्रम उपलब्ध नहीं होता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देय होता है। उस बेरोजगारी भत्ता का संपूर्ण वहन राज्य करता है, राज्य सरकार करती है। और सामग्री लागत का जो 75% केंद्र निर्वहन करता है, 25% राज्य सरकारें निर्वहन करती हैं। साथ ही राज्य के खर्चे में राज्य परिषद का प्रशासनिक खर्च है वो भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत में मनरेगा की प्रगति कितनी हुई। इसकी शुरुआत के बाद में जो सन 2006 और 7 का वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में जॉब कार्ड धारकों की संख्या थी भारत में 3,78,60,390 जॉब कार्ड थे, जो कुछ ही वर्षों बाद
सन 2011-12 के वित्तीय वर्ष में बढ़कर 12,12,68,914 हो गए। इस तरह से 4 गुना वृद्धि देखने को हमें मिलती है। 2006-07 में नरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर औसत मजदूरी हम देखते हैं 65 रुपए थी, जो 2014-15 में 181 रुपए हो गई। इस तरह से भारत में मनरेगा ने काफी प्रगति की है। मनरेगा के लक्ष्य जो रखे गए हैं, लक्ष्य उनको हम देखते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थायी परिसंपत्तियां हैं उनका विकास करना है, गरीब लोगों में, ग्रामीण गरीब लोगों को आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य है। प्राकृतिक संसाधनों को, जैसे वन क्षेत्र को और आपके इसको देख सकते हैं हम जल संरक्षण को, इनको बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे कच्ची सड़कें, मनरेगा के द्वारा ग्रेवल सड़कें बनाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं थी वहां आज नरेगा योजना के तहत सड़कों को बनाने के बाद में उन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुगम हुई है। ग्रामीण गरीब लोगों को नरेगा योजना के द्वारा सुरक्षा तंत्र उपलब्ध करवाया जाता है। अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इस नरेगा योजना से बढ़ावा मिला है। महिलाओं के लिए इसमें सहभागिता करने के लिए 33% एक तरह से प्रावधान किया गया है कि 33% महिलाएं रहेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण में भी इस योजना का एक अहम योगदान रहा है। मनरेगा कार्यक्रम से जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत है, उसी में हम ये जो श्रमिक होते हैं, नरेगा श्रमिक, वो आवेदन करते हैं और उनको ग्राम पंचायती रोजगार उपलब्ध करवाती है। तो इससे जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, या हम यूं कहें कि पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकृत किया गया है, उनका एक सुदृढ़ीकरण हुआ है। इस योजना से कौन कौन से प्रभावकारी परिवर्तन हम देखते हैं, उनमें से हम बिंदुवार देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन हुआ है। बेरोजगारी कम हुई है, गरीबी लोगों की बहुत कम हो गई। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, हमने अभी उपयुक्त इस पाठ को पढ़ते समय पहले इसकी चर्चा कर ली कि स्थायी परिसंपत्तियां जैसे मान लो कहीं स्कूल का काम हो तो उसमें भी नरेगा श्रमिकों को जोड़ दिया जाता है। कहीं सफाई करवानी हो, झाड़ झंकाड़ उखड़वाने हो, या तालाब निर्माण हो, ग्रेवल सड़क निर्माण हो, उनमें इन नरेगा श्रमिकों के द्वारा रोजगार प्राप्त करके स्थायी परिसंपत्तियों को मजबूत बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। और इसकी सहायता से दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि विभागों के जो भवन है उनके मरम्मत के कार्य भी किए जाते हैं, उनमें भी नरेगा श्रमिकों का सहयोग लिया जाता है। इन सब के क्रियान्वयन अब ध्यान देने की बात यह है कि नरेगा योजना की सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। समय समय पर निरीक्षण और प्रशासनिक पद्धति को और अधिक सक्षम बनाना चाहिए, पारदर्शी बनाना चाहिए। इसकी की जो भुगतान विधि है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसको पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और सरकार और प्रशासन को इसमें सक्रिय सहयोग देना चाहिए ताकि ये निरंतर ये योजना सफल होती जाए और ये एक जो विश्व में अनूठी योजना है रोजगार गारंटी देने की, वो निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती रहे। इस योजना का वर्तमान परिदृश्य उसको हम देखें। वर्तमान परिदृश्य को देखने पर हमें मालूम होता है कि कई सारी नई बातें इसमें समाहित कर ली गई हैं, जैसे प्रशासनिक कुशलता। इस योजना के लिए प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि हुई है। इसको एक संचालित करने के लिए आजकल
एक नया तरीका अपनाया गया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रबंधन प्रणाली। इस प्रणाली के द्वारा समय पर मजदूरों को भुगतान हो जाता है, उनका विलंब नहीं रहता, उनको मजदूरी मिलने में समय नहीं लगता। वर्तमान में हम एक और बात देखते हैं कि जो अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां 100 दिनों से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इसको विधि मान्य किया गया है। एक नया ट्रेंड, इस योजना को, इस कार्यक्रम को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। अब मजदूरों की मजदूरी भुगतान होती है, श्रमिकों को भुगतान होता है, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश ना के बराबर हो गई है। आधार कार्ड के साथ ही नगद लाभ योजना से भी इसको जोड़ दिया गया है। इस योजना को पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ भी जोड़ दिया गया है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो देय मजदूरी होती है नरेगा श्रमिकों को, उसको CPIAL के साथ जोड़ दिया गया है। इससे क्या होता है कि मनरेगा श्रमिकों को मुद्रास्फीतिकारी दबाव से प्रतिरक्षित किया जा सकेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उनको मजदूरी कम मिले और महंगाई की दर बढ़ जाए, जो मजदूरी उनको प्राप्त हो उससे उनका गुजारा ही नहीं हो। तो इसको CPIAL से जोड़ा गया है। वर्तमान में एक व्यवस्था इसमें ये भी की है कि नरेगा के जो कार्य हैं उनको सामाजिक ऑडिट व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया है। अब इनका समय समय पर सामाजिक ऑडिट भी होता है। एक इसमें हम देखते हैं कि देय मजदूरी को नगद लाभ अंतरण स्कीम, कैश ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम के साथ जोड़ दिया गया है। अब इनका जो बजट, इनका जो मजदूरी का भुगतान होता है वो बैंकों में आने लग गया है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। और जो बीच में गबन होता था पैसे का, इनका मजदूरी का गबन कर लेते थे मेट वगैरह, वो भी इसमें अब संभव नहीं है। इस तरह से इस योजना को सफल बनाया गया है। ये भारत में सफल योजना है और ये निरंतर और सफलता की ओर बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का इस योजना के बाद में काया पलट सा ही हो गया है। बेरोजगारी दूर, गरीबी दूर,